हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो हाँ, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री गेट्स ओवर। तो ये वाले क्वेश्चंस अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। अगर आपको ऐसे और क्लासेस चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स up to this video, share this video with your friends and subscribe to the channel वेदांतु क्लास 9 चैनल पे हम ऐसे ही एजुकेशनल इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। Let's start with the motivation. Setting goals is the first step in turning the invisible into visible. जब आप गोल सेट करते हो अपने लिए, जब आप अपने लिए एक टारगेट सेट करते हो, तभी जो आपको पता चलेगा आप क्या किस चीज की तरफ मेहनत कर रहे हो। तो ऑलवेज सेट अ गोल बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। तो एज यू गाइज नो, आपके हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं जो फाइनल एग्जाम्स में आ रहे हैं। हम उन्हीं 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो अब तक तो आपको बहुत आसान लगने लगा होगा, आपने इतनी बार किया है इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो ऐसे क्या रीजन थे, कॉजेस थे या सर्कमस्टेंसेस थे जिसके वजह से फ्रांस में क्रांति आई। तो पहला है सामाजिक असमानता, है ना, सोशल इनइक्वालिटी कि 18th सेंचुरी फ्रांस में पूरी सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 एस्टेट, जिसको ओल्ड रेजीम भी बोला जाता था। यहाँ पर क्लर्जी, नोबिलिटी एंड एस्टेट, द फर्स्ट 2 एस्टेट के पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे, बट जो 3rd एस्टेट था उनको बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस पे करना पड़ता था और उन्हें कोई प्रिविलेजेस भी नहीं मिलते थे, राइट। दूसरा है सबसिस्टेंस क्राइसिस कि इस टाइम पे हम देखते हैं कि फ्रांस में बाय 1789 पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बैड हार्वेस्ट होने की वजह से फूड शॉर्टेजेस होते हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोगों के वेजेस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाते जितने ब्रेड के और फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ते हैं। रिच और पुअर में गैप जो है बढ़ने लगता है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है। इस टाइम पे सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है, मतलब क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल, जहां लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना पेट भर सके, है ना। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है जिसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा आने लगता है अगेंस्ट द नोबिलिटी एंड क्लर्जी। तीसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फ्रांस में एक नया राजा आता है लुई 16, बट ही गेट्स अ एम्प्टी ट्रेजरी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक फ्रांस जो है ऑक्यूपाइड रहता है इन द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन का दुश्मन होता है और ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा कर रहा होता है, तो वो अमेरिका की हेल्प करते हैं इन इट्स इंडिपेंडेंस, राइट। तो क्योंकि वो इसमें बिजी रहता है इस वॉर में, तो उसका काफ़ी इसमें एक्सपेंडिचर होता है, बिकॉज ऑफ विच काफ़ी ज़्यादा उसकी ट्रेजरी खाली होती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में 3rd एस्टेट में एक न्यू क्लास का इमर्जेंस होता है कॉल्ड द मिडिल क्लास, जो क्वेश्चन करने लगते हैं इस 3 एस्टेट सिस्टम को। दे क्वेश्चन द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और वो बोलने लगते हैं कि व्हाई डोंट वी हैव अ सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट। दे पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। फाइनली हम आते हैं इमीडिएट कॉज पे कि क्या हुआ था जिसकी वजह से इमीडिएटली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई एस्टेट असेंबली की, जहां पर तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। 3rd एस्टेट ने डिमांड उठाई कि देयर वोट शुड नॉट बी टेकन एज 1 वोट बट 1 person 1 वोट। जब लुई 16 ने इसको रिजेक्ट किया तो उन्होंने वॉकआउट किया, एंड दैट इज व्हाट लेड इमीडिएटली टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर? यस। चलो अगला क्वेश्चन, elaborate on the role played by philosophers in bringing about French Revolution and mention their prominent works that gained popularity। तो देखो यार, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो कुछ फिलोसफर्स थे जो कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, राजा का राजपाट नहीं होगा तो किस टाइप का सरकार होना चाहिए, उसके बारे में प्रचार करने लगे थे। और जब वो लोगों तक पहुंची तो लोग काफी इंस्पायर हुए उनसे, है ना। तो कौन से थे ये? वो फिलोसफर्स थे who believed कि एक इंसान का जो वर्थ है it should not be decided on birth but on the basis of merit। तो इसमें हम 3 थिंकर्स के बारे में आपकी किताब में है। पहला है लॉक, जिन्होंने अपनी 2 ट्रियटीज ऑफ गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट जो किताब है 2 ट्रियटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जो है टेनेट्स ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क को रेफ्यूट किया है। रेफ्यूट मतलब उसके अगेंस्ट बोला है कि डिवाइन राइट्स नहीं होने चाहिए, कोई भगवान के दिए हुए हक नहीं होने चाहिए मोनार्क के पास। रूसो ने भी एक सरकार का को प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ
सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एक सामाजिक समझौता होना चाहिए बिटवीन हम लोग और हमारे लीडर्स, ना कि भाई थोपा गया हो हमारे ऊपर लीडर। और तीसरा, मॉन्टेस्क्यू जो है इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, आपको बुक्स के नाम याद रखने चाहिए, एमसीक्यू में आता है, पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जस्ट लाइक आजकल हम करते हैं। Question number 3, discuss the participation of women in political clubs, their activities and demands. तो यार देखो, वुमेन जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था फ्रांस में। बहुत सारे वुमेन थर्ड एस्टेट के जो होते थे वो वर्किंग होते थे, दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस, एज फ्लावर सेलर्स, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स, एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, बट उनकी डिमांड थी दैट दे बी गिवन द राइट टू वोट, बल्कि दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप, और उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप का नाम क्या है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन देना भूल गई थी, यहाँ पर भी नहीं लिखा है। तो दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ सोसाइटी ऑफ वुमेन, रेवोल्यूशनरी वुमेन, और कौन सा नाम है एग्जैक्टली यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, दे वर ट्रीटेड एज, या फिर उनको जो है पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया, कैटेगरी ऑफ पैसिव सिटीजन्स, दे वर नॉट अलाउड टू वोट, जो उनको काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो थोड़ा ओलंपस उसके बारे में भी लिख सकते हो, कोई भी फेमिनिस्ट के बारे में लिख सकते हो जो बुक में है, ठीक है। The discrimination that the people of the third estate faced proved one of the reasons for the French Revolution. Elaborate in detail about the three estates into which the French society was divided. तो ये काफ़ी आसान है, आप बताओगे कि कैसे French society was divided into the three estates. जो पहला estate था वो clergy था, that people who traditionally worked in churches. Second estate nobility का था. Third estate जो है वो common man था who bore all the burden of the tax. उनके पास कोई privileges based on birth नहीं था. फिर आप यहाँ further लिख सकते हो कि जो third estate था वो तिथे और टाइल देता था to the first and the second estate. Indirect taxes भी देता था, तो third estate के ऊपर सबसे ज़्यादा भार था, but they were given no privileges at all. So this was the kind of inequality that existed in France. Right. Question number 5. Robespierre's rule in France was known as the Reign of Terror. Justify the statement. तो रॉबेस्पियर का जो रूल था वो 1 साल के लिए चला. The period between 1793 to 1794 is known as the Reign of Terror. इस पीरियड में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर became the leader of the convention government. है ना, जो कन्वेंशन की सरकार चली थी उसमें रॉबेस्पियर लीडर बने. वो काफ़ी सारे रिप्रेसिव मेजर्स लाए. He believed in equality, but the kind of laws that he brought were enforced very strictly. For example, उन्होंने issue laws किया था placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat और bread को राशन किया. Only common white bread was to be consumed by the population. Peasants को force किया गया कि वो अपने grain को transport करें और एक fixed price पे ही government को sell करें. All of this angered the people. However, anyone who actually stood up against Robespierre was considered as the enemy and sometimes imprisoned and even guillotined. है ना, बल्कि इस पीरियड में बहुत सारे लोग गिलिटिन भी हुए. फाइनली इस पीरियड में चर्चेज वर ऑल्सो शट डाउन और जो उनकी बिल्डिंग्स थी उसको बैरक और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया. फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से परेशान होके ही हिमसेल्फ वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1794 फॉर ट्रीजन और उनको गिलिटिन कर दिया गया. गिलिटिन मतलब सर काटना, जो मशीन होती है उसका नाम गिलिटिन है. Question 6. What was the subsistence crisis? Why did it occur in France during the old regime? तो देखो subsistence crisis एक ऐसी situation होती है where the basic means of livelihood are endangered. जहाँ पर आपके पास पैसा नहीं होता खाने का, पीने का और सर के ऊपर छत का भी, राइट. तो पॉपुलेशन बढ़ती है बाय 1789 और दिस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू डिमांड फॉर मोर फूड ग्रेन्स. अब बैड हार्वेस्ट के कारण फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. हाउएवर लोगों की आमदनी, वेजेस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितने प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ते हैं. इस टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर ऑल्सो इंक्रीज. दिस सिचुएशन फाइनली लीड्स टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस. चलो, let's move on to question number 7. What was the legacy of the French Revolution? How did it affect the world, especially Europe?
है ना। तो आप कहोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज दिस दैट कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द एंटायर वर्ल्ड रियलाइज कि चेंज इन सोसाइटी इज पॉसिबल। पता है पूरी दुनिया में, यूरोप में खासकर, सैकड़ों सालों से एक ही तरीके से राजा का राजपाट चलता था और लोग उनकी बात मानते थे। बट सडनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, चेंज पॉसिबल है ना। तो चेंज वॉज पॉसिबल, फ्यूडल सिस्टम कैन बी एबॉलिश्ड। In India, Raja Ram Mohan Roy, Tipu Sultan responded to the ideas emanating from the French Revolution, the concept of liberty, equality, fraternity. India तक पहुंचे, feudal system was abolished, monarchy was abolished, concept जैसे judiciary, legislature, executive, जो Montesquieu लाए थे वो पूरे दुनिया में फैले. People realized the importance of right to vote and elected representatives. ठीक है. How would you explain the rise of Napoleon? तो आप बोलोगे कि फ्रांस becomes a republic in 1792 after the fall of the Jacobin leader Robespierre, है ना। अब इसके बाद people realize that power in one hand corrupts, कि power एक हाथ में नहीं होना चाहिए, and the next form of government that was established in France was the directory government. Directory government में there were two legislature and one executive that had 5 members. However, they fought amongst themselves, leading to chaos and political instability. This created a political vacuum in France. जब आपस में ही लोग लड़ेंगे और जहाज आगे नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली एक लीडर की जरूरत होती है जो हर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखे, है ना। दिस वॉज अ कंड्यूसिव सिचुएशन एंड नेपोलियन बोनापार्टे टुक द reign of power as a military dictator. ठीक है, so those are your important questions from French Revolution. Let's move on to chapter 2, socialism in Europe and Russian Revolution. पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। तो अगर हम बोले बिफोर 1905 तो कैसा था रशिया में सोशल सिचुएशन। रशिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर रशिया वाज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फार्मर्स थे। ज़्यादातर जो खाना था वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो किया जाता था और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। कुछ इंडस्ट्री पॉकेट्स भी थी रशिया में, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की। बट इन इंडस्ट्रीज में भी वर्कर्स यूनाइटेड नहीं थे, वो डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। जो मेटल वर्कर्स थे और वो अपने आप को थोड़ा हाईली स्किल्ड समझते थे एंड देयर ड्रेसिंग स्टाइल एंड वेजेस वर आल्सो हायर। देयर वाज आल्सो अ डिवाइड बिटवीन मेन एंड वुमेन वर्कर्स, जहां पर वुमेन वर्कर्स को कम वेजेस दिए जाते थे, जस्ट लाइक टुडे, राइट। आप ये भी बोल सकते हो कि यार रशिया की जो एग्रीकल्चरल पेजेंट्स थे वो वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेजेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि वो लोग एक तो दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द नोबिलिटी और दूसरा दे डिवाइडेड दे केम टुगेदर एंड पूल्ड इन देयर लैंड टू वर्क ऑन द लैंड टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोड्यूस अमंग्स देमसेल्व्स, है ना। जो आपका प्रोड्यूस होता था उसको आपस में बांट लेते थे। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हो। इकोनॉमिक सिचुएशन का है तो इकोनॉमिक सिचुएशन में एक्चुअली आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिख सकते हो, पर आप ये लिख सकते हो कि 1905 तक आते आते जो इंडस्ट्रियल पॉकेट्स थी वहाँ पर जो वर्कर्स थे दे वुड ऑफन वो लोग कभी कभी बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, हायर वेजेस के लिए प्रोटेस्ट भी करते थे, यूनियंस भी बनाते थे। पॉलिटिकल कंडीशन तो बिफोर 1914 पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलीगल थी, बट 2 पार्टीज केम अप इलीगली। पहला द सोशल डेमोक्रेटिक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इन 1898 और 1900 में यू हैव द मार्क्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है दैट वाज लेड बाय लेनिन, जिसको ये लगता था कि ओनली वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है दे कैन लीड अ प्रॉपर रशियन रेवोल्यूशन, वर्कर्स रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट। पर जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर्स थे उन्हें लगता था कि पेजेंट्स क्योंकि नेचुरली सोशलिस्ट है सो दे आर द बेस्ट वे टू लीड द रेवोल्यूशन। तो ये डिफरेंस था। तो ऑल ऑफ दिस यू कैन राइट, है ना। आपको इन शॉर्ट बताने हैं कि रशिया की सिचुएशन क्या थी क्रांति से पहले। डिस्कस स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो आप बोल सकते हो कि जो स्टालिन था ही वांटेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड की प्रॉब्लम चल रही थी रशिया में एंड ही बिलीव दैट वाज बिकॉज ऑफ स्मॉल लैंड एंड लो यील्ड, कि भाई छोटे छोटे लैंड्स हैं, लोगों के पास कम प्रोडक्टिविटी होती है। सो इस आइडिया वॉज टू कलेक्टिवाइज द लैंड, ब्रिंग द लैंड टुगेदर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
है ना। तो उन्होंने क्या किया, 1929 में पेसेंट्स को फोर्स करना शुरू कर दिया टू ब्रिंग देयर लैंड टुगेदर। इसको कोलखॉज बोला जाता था। जो बल्क ऑफ लैंड है वो जो टूल्स यूज होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसको ट्रांसफर किया गया था टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, है ना। जैसे आपका लैंड हो गया, आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, आप अलग अलग टूल्स यूज कर रहे हो, अब वो आपके नाम पे नहीं है, वो लैंड और वो जो टूल्स है वो आप सबके नाम में है, कलेक्टिव फार्म्स के नाम में है। पेजेंट्स वर्क करते थे लैंड पे और जो प्रॉफिट होता था वो डिवाइड कर दिया जाता था। जो लोग कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट करते थे उनको डिपोर्ट और एग्जाइल कर दिया जाता था ना। ऑब्वियसली लॉट ऑफ पेजेंट्स गॉट एनरेज्ड बाय इट बिकॉज they did not want to do this, है ना। पहले भी करते थे बट अब उन पे थोपा जा रहा था। तो enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock। तो between 1929 and 1931 कैटल जो है काफ़ी ज़्यादा 1/3 कैटल जो है मतलब the number of cattle reduced fell by 1/3। However, collectivization was also not very successful क्योंकि इसको full heartedly accept नहीं किया गया। तो this eventually led to one of the most devastating famine, shortage of food in Stalin क्या बोलते हैं, Russia। Alright? How did Russia participation in the First World War cause the fall of the Tsar? तो आप कहोगे the First World War took place between 1914 and 1918 जहाँ पर Russia was a part of the Allied forces, है ना। फिर आप कहोगे कि द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार, लोग काफ़ी खुश थे। हाउएवर एज द वॉर कंटिन्यूड एंड रशिया स्टार्टेड फेसिंग डिफीट्स, तो काफ़ी ज़्यादा डीमोरलाइजिंग होने लगा जब सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा मरने लगे। रशिया की इकोनॉमी क्रम्बल होने लगी बिकॉज ऑफ द वॉर। एबल बॉडीड मैन केम होम क्रिपल्ड, है ना। लोग आते थे, पैर टूटा था, हाथ टूटा था, फैक्ट्री कौन चलाएगा, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी क्रिपल हो गई। दैट इज़ व्हेन the popularity towards Tsar started falling down। उसके अलावा जो जारीना थी, जो वाइफ थी जार की, अलेक्जेंड्रा, उसके जर्मन ओरिजिन्स, क्योंकि जर्मनी से वॉर हो रही थी एंड शी वाज फ्रॉम जर्मनी, एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। जो रास्पुतिन था वो एक तरीके से उसको डीमन मानते थे लोग कि यार ये डीमन इनको एडवाइस दे रहा है इसलिए हम लोग फंस रहे हैं। Alright. The 1905 revolution changed the Russian Empire in a drastic way. Describe the events that happened in the 1905 revolution। तो 1905 revolution is the bloody Sunday incident। तो आप कह सकते हो कि रशिया में 1905 आते आते सिचुएशन काफ़ी ग्रिम हो गई थी। हार्श और सिवियर विंटर रशिया में चल रहे थे। फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए थे एंड वर्कर्स वर डिमांडिंग फॉर मोर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। ऐसे सिचुएशन में आयरन, यहाँ लिखा ही नहीं, चलो, आयरन पुटिलॉफ, जो आपकी आयरन पुटिलॉफ फैक्ट्री थी, वहां पर कुछ 5 वर्कर्स डिसमिस किए गए। अगेंस्ट देयर डिसमिसल मेनी अदर वर्कर्स केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट अंडर फादर गेपन, है ना। फादर गेपन के सामने उन्होंने इन फ्रंट ऑफ द विंटर पैलेस। उसके बाद जब ये स्ट्राइक्स होने लगी तो जार ने अपनी मिलिट्री को बोला टू फायर अपॉन द अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि वहाँ 300 लोग वुंडेड हो गए थे, 100 पीपल डाइड। दिस इंसिडेंट केम टू बी नोन एज द ब्लडी संडे इंसिडेंट। फॉलोइंग दिस इंसिडेंट बाकी जो स्टूडेंट्स थे, लिबरल्स थे, मिडिल क्लास थे, दे ऑल्सो ज्वाइन द एंटायर रेवोल्यूशन सेइंग दैट दे ऑल्सो वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ लिमिट ऑन द पावर ऑफ द जार। तो इस कप के बारे में आप लिख सकते हो। ऑलराइट, एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को बोला जाता है फादर ऑफ सोशलिज्म। सोशलिस्ट ने कंसिडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल। सोशलिस्ट को लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही जड़ है हर समाज के हर बुरी चीज का। कार्ल मार्क्स ने बोला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कि जो आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो इनहेरेंटली पूंजीवादी प्रॉफिट बेस्ड सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। जो कैपिटलिस्ट है, जो फैक्ट्री के ओनर्स है, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अपनी जेब में डालते हैं, है ना। तो प्रॉफिट ऑफ द और ये जो प्रॉफिट है कौन कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं। तो आज वेदांतु में हम मेहनत कर रहे हैं पर पैसा कौन कमा रहा है? जोकिंग।
Anyways, तो किसी भी कंपनी में ऐसा होता है, तो that's what he's saying, right? So the workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. तो कार्ल मार्क्स को लगा था, तो ओनली वे वर्कर्स लिबरेट होंगे या फ्री होंगे कि अगर वो जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ और वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को बंद करेंगे. आफ्टर दैट अ radically socialist society would be constructed where all property would be socially controlled. जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी जो है आपस में हम सब कंट्रोल करेंगे. फर्दर ये कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाई जाएगी, विच विल बी अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. दैट वाज कार्ल मार्क्स आइडिया. समझ गए? Alright, why were the socialists against private property? Give 3 reasons. तो again very similar question. क्यों थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इंडिविजुअल्स हु ओन्ड प्रॉपर्टी हैड द पावर टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट वर ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट एंड पर्सनल गेन. जिन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं, है ना. दैट इज वन प्रॉब्लम. सेकेंड, उन्होंने दे टॉक्ड अबाउट कि अगर यही प्रॉपर्टी समाज के हाथ में होगी, द फोकस विल नॉट बी ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट बट द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर सोसाइटी, है ना. तीसरा, दे वांटेड वही सोसाइटी जहां पर देयर इज अ कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में सोचा जा रहा है. Why was the 1905 revolution organized? Mention 3 consequences of this revolution. तो why तो हमने बता चुके हैं कि भाई 1905 में क्यों हुआ था वो रेवोल्यूशन, पूरा ब्लडी संडे इंसिडेंट. पर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? स्ट्राइक्स टुक प्लेस, है ना. उसके बाद क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई बाय द लिबरल मिडिल क्लास, तो जार ने अलाउ किया फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा. Severe restrictions जो है प्लेस हुई on political activity. The Tsar later changed voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were not allowed to participate. तो जब आप अपना 1905 रेवोल्यूशन के बारे में लिख लोगे तब आप इम्पैक्ट बोलोगे. पहला इम्पैक्ट है कि जार एग्रीड टू फॉर्म अ लेजिस्लेटिव बॉडी जिसका नाम ड्यूमा था. हाउएवर ही सस्पेंडेड द फर्स्ट एंड द सेकंड ड्यूमा. उन्होंने वोटिंग रूल्स चेंज किए एंड फाइनली थर्ड ड्यूमा में सिर्फ उन्हीं के लोग थे, कॉन्जर्वेटिव्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट. ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट था. Alright, now before we move on to the next question, one huge announcement. आखिरी हफ्ता है for you to join the द्रोणा बैच. द्रोणा बैच है वेदांतु का बैच जहाँ पर हम आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे. हम मतलब मैं डायरेक्टली आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराऊंगी. एसएसटी का, अभिषेक सर फिजिक्स का, कुल्लू भैया मैथ्स का, इंग्लिश का, सब सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपको कराया जाएगा. एंड गेस व्हाट, फीस कम भी हो गई है. फीस हैज कम डाउन टू ₹2500, है ना. आपका कूपन कोड मेरा पहले से लगा हुआ है SUG Pro, जिसके वजह से 50% ऑफ हो जाता है. सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप कर लो. आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी जहाँ पर आप अपना डाउट फेस टू फेस पूछ सकते हो. क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मॉक पेपर्स दिया जाएगा. इट्स अ वन स्टॉप फॉर एनीवन जो इसको एक पुश चाहिए, जिसको गाइडेंस चाहिए कि पढ़ाई करनी कैसे है. तो इफ यू थिंक यू वांट टू जॉइन आवर बैच, दिस इज द लास्ट वीक. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Alright, let's move on to the final chapter, Nazism and Rise of Hitler. अगर मैं आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो आई वुड से ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आउट ऑफ द 3 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, पर फिर भी करना है. हाईलाइट एनी 5 पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग. तो नाजी थिंकिंग के बारे में आपको जो आता है आपको बोलना है कि नाजिज्म में देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, ओनली रेशियल हायरार्की. वो समानता में नहीं मानते थे, वो रेशियल हायरार्की में मानते थे. जहां पर टॉप पे थे आपके ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और सबसे नीचे थे आपके ज्यूज, और बीच में थे आपके जिप्सीज और कलर्ड पीपल जैसे अपर में. The Aryan race was the finest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. उनको लगता था आर्यन रेस स्ट्रॉन्गेस्ट है और उन्हीं को वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहिए. उनका they thought that conversion was not a solution to the Jewish problem. कन्वर्जन से कुछ नहीं होगा, टोटल एलिमिनेशन ही एक सोल्यूशन है Jewish प्रॉब्लम का. टोटल एलिमिनेशन मतलब खात्मा करना, है ना. नाजी ग्लोरीफाई, वॉर को ग्लोरीफाई करते थे. उनका मेन एम था कि सारे लोग जो आर्यन रेस के हैं वो ही इस दुनिया में रहे, जर्मनी में रहे. हिटलर बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनस्ट्रॉम. लेबेनस्ट्रॉम का मतलब है लिविंग स्पेस, वेयर ही बिलीव दैट मोर एंड मोर लैंड मेंट मोर एंड मोर रिसोर्सेज फॉर अ प्योर आर्यन जर्मन पॉपुलेशन.
है ना, वो चाहते थे एक प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस जो डिजायरेबल्स है वही दुनिया में रहे। दे हेटेड ज्यूज, उन्होंने ज्यूज को पॉपुलराइज किया, गरीब किया, टेरोराइज किया, सेग्रीगेट किया, अलग किया, एंड फाइनली उनको फोर्स किया टू लीव द कंट्री और इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। जो बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था टू हेट ज्यूज एंड टू बी लॉयल टू हिटलर। लड़कों को पढ़ाया जाता था टू बी मैस्कुलिन, अग्रेसिव, व्हाइल गर्ल्स वर टॉट टू बी गुड मदर्स एंड प्योर ब्लडेड आर्यन एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। Why is Nazism considered a calamity not only for Germany but for the entire of Europe? ऐसा क्यों है कि अब नाजी जो आइडियोलॉजी जर्मनी में फैली थी वो एक ऐसा वायरस था जिसने सिर्फ जर्मनी को पीड़ित नहीं किया बल्कि पूरे यूरोप को पीड़ित किया। द रीजन फॉर दैट कि पहला तो आप थोड़ा सा आप आइडियोलॉजी के बारे में बताओगे कि ये थी नाजी आइडियोलॉजी, फिर आप कहोगे कि नाजी आइडियोलॉजी के अंतर्गत है ना नंबर ऑफ पीपल दैट वर किल्ड वर 6 मिलियन जूस, 22 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस and 70,000 Germans. That's a lot of people, right? Plus उन्होंने use of force और brutality किया। हिटलर ने वॉर को चूज किया in order to establish racial supremacy। उन्होंने पोलैंड को इन्वेड किया जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। That created a lot more casualties. How was the economic crisis dealt by Hitler after the downfall of German economy? तो हिटलर ने इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए काफी सारे मेजर्स लिए। हिटलर ने अपने इकोनॉमिस्ट हाल्मर स्कैच को बोला कि भाई तुम इसको संभालो। हाल्मर स्कैच ने एक प्रोग्राम निकाला जिसका नाम था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इसको साथ साथ याद करो, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब अगर स्टेट ही एक फैक्ट्री खोलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स भी एम्प्लॉय होंगे और क्योंकि वो एम्प्लॉयड है तो उनको वेजेस मिलेंगे तो वो सामान खरीद पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों पे फोकस किया गया था, सुपर हाईवेज और ऑटोमोबाइल, है ना, दो चीज़ों पे फोकस किया गया था। हिटलर ने फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। उन्होंने राइनलैंड को ऑक्यूपाई किया और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया। ईयर्स अगर क्लियरली याद नहीं है बस हल्का सा जान लो पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। उन्होंने इंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, राइट। फिर वो वेस्ट में गए टू द जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया और उन्होंने पूरे कंट्री को अपने अंडर ले लिया। हिटलर ने मतलब इन सितंबर 1939 हिटलर इन्वेडेड पोलैंड। इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। 1940 तक आते आते अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, स्ट्रेंथनिंग द क्लेम हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। What steps were taken by Adolf Hitler for the destruction of democracy? Very important question, favorite teachers question, तो उसको ध्यान से करना है। तो इसमें तीन चीजें बोलोगे। पहला, फायर डिक्री, कि एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द फ्रेंच पार्लियामेंट इन 1933, जो हिटलर ने उसके बाद बोला कि आफ्टर दैट जो भी नाजी पार्टी के एनिमीज थे जो पार्लियामेंट में थे, दे वर क्विकली अरेस्टेड एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, राइट। आफ्टर द फायर डिक्री पास की गई थी that indefinitely suspended civic rights such as freedom of expression, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। तो देखो यार, वो जो आग लगी ना उससे हिटलर को ये कहने को मिल गया यार तुमसे तो देश चल नहीं रहा, मुझको ही चलाना पड़ेगा, है ना। उसने ये फायर डिक्री लगाया। उसके बाद सेकेंड इज द 3 मार्च 1933 को द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड दैट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड एडोल्फ हिटलर को लीडर बना दिया एंड उन्होंने तुरंत पार्लियामेंट को डिसमिस किया। एक नई पुलिस लाई इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हिज रूल इन जर्मनी। अब ज़्यादा मार्क्स का है अगर क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आप उन पुलिस का नाम भी ले सकते हो, राइट। Discuss why Nazism became popular in Germany by 1930। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताओगे सबसे पहले कि यार आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड जर्मनीज डिफीट, तो उसके ऊपर एक बहुत हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इम्पोज की गई थी कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। उसके वजह से जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा रिपारेशंस भरने पड़ रहे थे इन गोल्ड दैट वाज क्रिपलिंग द जर्मन इकोनॉमी, है ना। फिर आप कहोगे कि हाउएवर द जर्मन इकोनॉमी वाज इन अ बेटर कंडीशन बिकॉज ऑफ द डॉस प्लान, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म लोन्स वो ले रहा था यूएसए से। हाउएवर इन 1929 आफ्टर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन
सिचुएशन द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी केम डाउन, पीपल हैड नो जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट काफी फैल गई थी, वुमेन डिड नॉट नो हाउ दे विल फिल द स्टमक्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, है ना। ऐसे सिचुएशन में लोगों का ट्रस्ट वाइमर रिपब्लिक में काफी कम हो गया। इस सिचुएशन में नाजी पार्टी में हिटलर की लीडरशिप काफी पॉपुलर होने लगी। ही हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स ऑफ स्पेक्टिकल है, जहां पर वो धूमधाम से अपना पॉलिटिक्स दिखाते थे। रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, नाजी सैल्यूट, राउंड्स ऑफ एप्लॉज अट्रैक्टेड पीपल, मेकिंग नाजिज्म वेरी पॉपुलर। हिटलर खुद एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर था, जिसके वजह से लोग उससे काफी अट्रैक्ट होते थे। उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग जर्मन नेशन, कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे और वो जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी है वर्साइल्स की उसका बदला लेंगे। ऑल ऑफ दिस अट्रैक्टेड पीपल टू हिटलर। Alright, so guys, these were 20 questions for you from history. My advice for you would be कि वीडियो को पॉज कर करके questions लिखो, कुछ आंसर्स इंप्रूव भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में लिखने से पहले, पर अगर आपने ये 20 questions कर लिए तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसे और सेशंस चाहिए। इसका PDF आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।